हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित खरे आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, जो कि हमने यहां पर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हमने लिया हुआ है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आप समझिएगा आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट चल रही है, आपको फिर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अच्छे से इन्हें सीखिए, क्योंकि इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और अपन इन्हें बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रश्न हमने 8 लिए हुए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये हर साल पेपर में इनमें से देखा गया है कि कोई ना कोई प्रश्न हर साल, मतलब 3-4 प्रश्न तो आ ही जाएंगे। मतलब आपका इसमें से कुल मिला के कम से कम आपकी 10 से 15 नंबर की व्यवस्था तो कोई टाली ही नहीं है। कम से कम 15 नंबर का फंसने वाला है पेपर। तो बढ़िया आप इसमें अच्छी तरह से पढ़िएगा, अच्छी तरह से इन्हें देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, पहला जो क्वेश्चन है हमने लिया हुआ है पहले पार्ट से कि स्थिर विद्युत्की में गॉस के प्रमेय लिखिए और सिद्ध करना है कि स्थिर विद्युत्की में गॉस की प्रमेय को अपने को सिद्ध भी करना है। ठीक है, और फिर एक यही सवाल चिपका दिया अपन ने। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है ये अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आप पढ़ लीजिए, स्थिर विद्युत्की में गॉस की प्रमेय लिखना है और इसको अपन को सिद्ध करना है। और फिर आपका एक क्वेश्चन इसमें एक चिपका हुआ है, तो इसे भी अपन को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखवाया जा रहा है वैसे ही अपने को बोर्ड पेपर में लिखना है ताकि अपन नंबर अच्छे से आ सके। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का हल। प्रश्न संख्या 1 उसका हल। सबसे पहले क्या है कि गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय इसे लिखेंगे। तो गॉस ने क्या बताया, तो गॉस ने बताया कि कोई आप बंद पृष्ठ ले लो और बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध किए गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो क्या लिखेंगे अपन, किसी बंद पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, नाम दे सकते हैं आप फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, क्या बताया उसने कि जो आपका फाई ई होता है वो क्या होता है कि आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमें इसको प्रूफ भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, उत्पत्ति नहीं उपपत्ति बोलते हैं उसे। ठीक है, कैसे प्रूफ करना है इसे, तो यहाँ पे देखो अपन ने ये मान लिया कोई बंद पृष्ठ है। आपको लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ, भैया टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि अपना क्या है कि रेगुलर इरेगुलर ये वाला चक्कर नहीं है उस पर। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पर कोई अपन ने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जहाँ पर आपका क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, और यहाँ से अपन ने क्या किया, इस पर इस तरह से ऐसे बना लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पर जो आपका कोण बनेगा वो आपका घन कोण ये बनेगा आपका ओमेगा मान लेते हैं, तो ये ओमेगा डी ओमेगा आपका घन कोण बना। ठीक है, और इस बिंदु पर अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आपकी इस तरह से होगी और जो क्षेत्रफल की दिशा है वो आपकी इस तरह से होगी, इस पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की तरफ। ठीक है, इतना क्लियर। ये हो गई आपकी क्षेत्रफल की दिशा और वो हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हमें इन सबको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना
आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के भीतर रखा है, माना आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के भीतर रखा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें कि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की तरफ होगी या कैसी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होता है 1/4πε0। ठीक है ना, Q/r²। अगर हम दिशा देखें तो दिशा हो जाएगी इसकी O से P की तरफ, यहाँ लिख सकते हैं O से P की तरफ। हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, तो हम जानते हैं यहाँ पे लिखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स तो मान लेते हैं यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो d∅e है, तो हो जाएगा आपका E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इतना क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो E वेक्टर डॉट dA वेक्टर ऐसे लिखेंगे तो E dA cos थीटा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि E की वैल्यू रखनी है, तो E की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो आएगा d∅e बराबर 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। ठीक है, क्लियर? इतना थोड़ा और अच्छे से देखें तो ये आपका d∅e 1/4πε0। ठीक है, Q का आपका Q रहेगा और इसे बोलेंगे आप dA cos थीटा बटे r²। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू होती है ये होती है वैल्यू घन कोण की, तो उस पर जो घन कोण है वो आपका d ओमेगा है, तो यहाँ पे d∅e बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0। Q का आपका Q रहेगा और ये हो जाएगा आपका d ओमेगा। ठीक है, क्लियर? इतना तो d ओमेगा क्या है, तो यहाँ d ओमेगा के बारे में लिखेंगे। d ओमेगा जो है आपका वो अल्पांश क्षेत्रफल dA के द्वारा अल्पांश क्षेत्रफल dA के द्वारा अल्पांश क्षेत्रफल dA के द्वारा बिंदु O पर घन कोण। ठीक है, अब अगर हम संपूर्ण के लिए देखें तो यहाँ पे लिखिए बिंदु Q के कारण बिंदु Q के कारण संपूर्ण पृष्ठ से बिंदु Q के कारण संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ d∅e 1/4πε0 Q d ओमेगा। तो इसे आप लिखेंगे 1/4πε0 Q d ओमेगा।
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है आपका ओमेगा, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 4 पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आप जो आपका गुजरने वाला आपका कुल वैद्युत फ्लक्स आया वो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो डी फाई जो फाई आया वो आया आपका क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी गॉस की प्रमेय है कि आपका कोई बंद पृष्ठ है, उसके भीतर अगर कोई आपका आवेश क्यू रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? चले आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये आप कह सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है आधा क्वेश्चन निपट चुका है, यानी गॉस की प्रमेय अपनी सिद्ध हो चुकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम अपना जो है आधा क्वेश्चन और शेष जो है उसे और निपटा लेते हैं कि आधा क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो क्या है। तो आधा क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है आपका कि कोई खोखला बेलन है जिसके भीतर इतने कूलाम का आवेश पड़ा हुआ है, इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का आपका इतने कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। चलिए इसे और करते हैं, देखिएगा अभी आधा हुआ है, केवल इतना हुआ है ना। अब यहाँ से करेंगे, किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻12 कूलाम का आवेश है। तो ये आप मान लीजिए ये कोई आपका खोखला गोला है, सॉरी खोखला बेलन है। इस तरह से ऐसे होता है खोखला बेलन। क्या कह रहा है, इसमें जो है आपका 17.7 × 10⁻12 कूलाम का आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उसने ये दे रखा है। तो उसने कहा इसके वक्र पृष्ठ से जो आपका वैद्युत फ्लक्स का आपका निकल रहा है बाहर की तरफ, वो उसने कहा कि ये आपका दिया है φ1 मान लेते हैं कि वो आपका दिया है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, उसने कहा ये जो समतल पृष्ठ है ना, इनसे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अपने को बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ से φ2 निकल रहा है, यहाँ से φ3 निकल रहा है, और आप जानते हैं कि ये दोनों की वैल्यू कैसी रहती है, बराबर रहती है। जब अपन गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तो अपन ने वहाँ पे इन्हें पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों को क्या मान ले रहे हैं अपन, फाई मान ले रहे हैं, इसकी वैल्यू भी अपन क्या मानेंगे, फाई मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से क्या था गॉस की प्रमेय कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब फाई ई जो है वो आपका तीनों फाई को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ आप लिख सकते हैं φ1 + φ2 + φ3 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। φ1 की वैल्यू 1.5, φ2 की वैल्यू फाई, φ3 की वैल्यू फाई, यही अपने को निकालना है। क्यू की वैल्यू 17.7 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। काटेंगे इसे, कट गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन इसे काटें तो ये आपका पूरी तरह से 2 बार में कटेगा। एम आई राइट? 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17। ठीक है, तो ये आपका पूरी बार 2 बार में कटेगा। तो आ गया आपका 1.5 + 2 φ बराबर 2, 2 φ बराबर 2 - 1.5, तो 2 - 1.5 बराबर 0.5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 0.5 बटे 2, 0.25। तो ये आ गया आपका फाई की वैल्यू 0.25। मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पहला प्रश्न अपना खत्म होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। तो दूसरा प्रश्न आप पढ़ेंगे, किसी धात्विक चालक की वैद्युत धारिता का अर्थ समझाना है। यानी अपने को वैद्युत धारिता के बारे में चर्चा करनी है और बताना है कि भाई वैद्युत धारिता क्या होती है। ठीक है, आगे सुनिएगा। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, कब? जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। इतना क्लियर? चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत धारिता की।
उसका अर्थ समझाएंगे और उसके बाद ये वाला डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए वैद्युत धारिता। प्रश्न संख्या 2 का हल। ऐसा ही अपने को पेपर में करना है, ठीक है। आप जानते हैं कुछ जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या करते हैं, यहाँ भी ऐसे पटरी से डंडा खींचेंगे, यहाँ भी पटरी से डंडा खींचेंगे और आधी कापी बर्बाद कर देते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं बढ़िया सजा सजा के, ठीक है। और लिखते भी कैसा है कि भाई कभी कभी वो ये ट्रिक वो अपनाते हैं कि भाई क्या है कि पेज ज़्यादा भरे, है ना। अपन को क्वांटिटी ऑफ पेज नहीं भरना है, अपन को क्वालिटी ऑफ पेज भरना है। जो अपन भरे उसमें कुछ अर्थ निकल के आए, है ना। मैंने देखा था कि जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तो क्या होता था कि यहाँ से ऐसे एक बगल वाले लोग क्या करते थे, ऐसे पटरी से ऐसे काट लेते थे, ऐसे ऐसी पटरी से यहाँ पे ऐसे डंडा खींच लेते थे। मैं कहता भाई क्या कर रहा है तू, यहाँ पे क्यों ऐसे खींच रहा है, तो क्या पेज ज़्यादा भरेगा। देखा तो उसके नंबर किसी के 70 आते थे तो किसी के आपके ओवरऑल, ठीक है, प्रैक्टिकल समेत मिला के किसी के 70 किसी के 75, है ना। तो ऐसे मतलब कुछ नहीं होता ऐसे में, ठीक है ना। जो चेक करने वाला होता है उसको कुछ नहीं करना, वो तो बढ़िया अच्छे से देखता है ना। तो अब मैंने आज तक कभी ऐसी लाइन नहीं खींची, ना इस साइड ऐसे डंडा खींचा, ना कभी इस साइड ऐसे डंडा खींचा। जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखा हमेशा, ठीक है। और हमेशा बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा उसमें। तो देखा हुआ मैंने कि खुद अनुभव किया है, मैंने चेक भी किया है लोगों को कॉपी। तो क्या होता है कि लोग ऐसे खींच लेते हैं डंडे पेज भरने के चक्कर में, ठीक है। अरे वो इतिहास भूगोल थोड़ी ना लिख रहे हो, है ना, कि उसमें आपको पूरी कहानी लिखनी है। अरे आपको जितनी चीज़ दी हुई है, जितना उसने पूछा है उतना बता दो, बस हो गया। जैसे इसमें उसने पूछा वैद्युत धारिता की पर अर्थ समझा दो, तो भाई अर्थ समझा दो। अब ये थोड़ी बताओ कि वैद्युत धारिता बहुत अच्छी धारिता होती है ना, ये एक चालक में होती है ना, इसमें आवेश होता है, इसमें आवेश संग्रहण करने की क्षमता होती है ना, ये आवेश बहुत अच्छा होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश। ऐसे का भी थोड़ी ना बननी है, समझ रहे हैं आप बात को। आपको जो लिखना है तो वो क्वालिटीदार लिखना है, कम लिखो लेकिन क्वालिटीदार लिखो। इतना लिखो कि मतलब देख के उसका दिल खुश हो जाए एग्जामिनर का, समझ रहे हैं आप बात। तो अच्छे से लिखना है अपन को और फालतू के पेज बर्बाद नहीं करना, है ना। पेज बर्बाद करने वालों के ऊपर आ जाती है एग्जामिनर को गुस्सा, मुझे बहुत जल्दी आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपन वैद्युत धारिता। क्या लिखेंगे इसके बारे में, बोलेंगे वैद्युत धारिता वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। बस हो गया, फालतू का ड्रामा नहीं करना है। चालक को जितना अपन आवेश देते हैं उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। आवेश दिया और जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसके अनुपात को कहते हैं वैद्युत धारिता, ठीक है। हाँ, और लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। और लिखना हो तो और ऐसे लिख सकते हैं, यह एक अदिश राशि है। और लिखना हो और ऐसे लिख सकते हैं, इसका मात्रक फैरड अथवा कूलाम प्रति वोल्ट होता है।
और यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, इस बात का विशेष रूप से दिमाग लगा के ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर इतना? यह कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सूत्र अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, धारिता बराबर Q बटे विभव वृद्धि। लो हो गया। कम लिखा है, अच्छा लिखा, कम लिखा, ठीक है, लेकिन जितना लिखा सफिशिएंट लिखा है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। तो वैद्युत धारिता वाला पोर्शन निपट गया। अब हमें क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखना है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो ये वाला डेरिवेशन और करते हैं। तो इसे ऐसे पेज पलटा अपन ने और यहां लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है ना? क्लियर इतना? चलिए अब अपन इसे सॉल्व करके लिखेंगे। तो ये आपका बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है और बहुत ही फेमस डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए अब समझना बात को कि करना कैसे इसको। तो यहाँ पर देखना कि ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र इस तरह से, यहाँ पे आपका प्लस हो गया और ये हो गया आपका, आपको आवेश तो पता ही है ना कैसे उत्पन्न हो रहा है। ऐसे अपन ने बैटरी से इसमें पॉजिटिव देते हैं तो बाई इंडक्शन इस पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। बीच में अपने को क्या करना है, एक पट्टी रख देनी है, आंशिक रूप से रखनी, पूरी नहीं भरनी, पूरी भरनी होती तो मजा आ जाती। तो अपन ने यहाँ पे K परावैद्युतांक वाली T मोटाई की कुछ पट्टी रख दी, ठीक है। तो इस पट्टी की जो है मोटाई T है और इस पट्टी का जो परावैद्युतांक है वो आपका कितना है, K है। इस पट्टी को आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये आपकी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हो गई, ठीक है। क्लियर इतना? चलिए, और ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र हो गई और वो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हो गई। इस तरह से काम आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो माने ले रहे हैं कि भाई इनका क्षेत्रफल A चल रहा है और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी चल रही है, D चल रही है, ठीक है। इतना क्लियर? कोई समस्या नहीं है। तो इस चीज को अपने को यहाँ पे पहले लिखना है और फिर आगे चलेंगे। तो इसे पॉजिटिव देंगे तो ये पॉजिटिव सिरा हो गया, ये नेगेटिव सिरा हो गया, ठीक है। ये प्लेट मान लो भैया X वाली है, ये प्लेट आपकी Y वाली है, कोई दिक्कत? चलिए लिखते हैं इसे। क्या लिखेंगे? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा जिसके प्लेटों के बीच की दूरी D है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर समांतर नहीं होता, समांतर होता है, प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों के बीच की दूरी D है, ठीक है। क्लियर इतना? माना
इस संधारित्र के प्लेटों के बीच एक टी मोटाई की तथा के परावैद्युतांक वाली टी मोटाई की तथा के परावैद्युतांक वाली एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर हम यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर देखो कि वायु में जो स्थान है वो कितना बचा, डी माइनस टी, और पट्टी वाला स्थान कितना बचा, टी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ई नॉट, क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे वायु में क्या हो जाएगा, ई नॉट बराबर सिग्मा बटे ई नॉट बराबर सिग्मा बटे इसका भी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से पढ़ा, अपन ने पढ़ा था बचपन में कि आपका एक बड़ी सी प्लेट हो और उसके निकट अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना तो वो ये आती है, गॉस थ्योरम के हिसाब से अपन ने देखा था। तो ये आ जाता था आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर। सिग्मा जो है आपका वो आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, तो इस तरह से आपका जो ई नॉट आएगा क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो सिग्मा है वो आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, इसकी वैल्यू क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट होती है। समीकरण आप इसे लिख सकते हैं एक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। सिग्मा को आप जानते हैं कि क्या है आपका आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अगर हम इसकी परिभाषा देखें आवेश का पृष्ठीय घनत्व की, तो कह सकते हैं कि आप एकांक पृष्ठ पर जितना आपका आवेश जो है आपका संचित होता है वो आपका आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसकी विमीय सूत्र होता है AL-2, ठीक, AL-2 T-2, ठीक है, T2, ठीक है। इतना क्लियर। इसका अगर हम बात करें तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा A और L-2 और T, ठीक है, क्लियर इतना। चलिए, तो ये हो गया आपका इस तरह से, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका जो वायु है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करेंगे कि जो आपकी परावैद्युत पट्टी है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे अपन ई के बोल देंगे। तो ई के की वैल्यू अगर हम देखें तो क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका के, क्योंकि उसका परावैद्युतांक के था, ठीक है। अब लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई नॉट, वैद्युत क्षेत्र ई नॉट डी माइनस टी दूरी पर है,
टी दूरी पर है तथा वैद्युत क्षेत्र ई के टी दूरी पर है, टी दूरी पर है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v है तो v बराबर हो जाएगा आपका ई नॉट डी माइनस टी और ई के टी, यही होगा। तो ई नॉट की वैल्यू क्या है आपकी क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। अगर हम यहाँ से क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा आपका डी माइनस टी टी अपॉन के। तो ये आ गया आपका विभव वृद्धि या विभवांतर। ठीक है, कितना क्लियर। आगे लिखेंगे इसकी चर्चा और आगे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V। तो C बराबर Q बटे V की वैल्यू क्या रखेंगे आप Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी बटे के। तो ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी टी अपॉन के। तो ये आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके प्लेटों के बीच टी मोटाई की कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी होती है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा प्रश्न है वो भी आपका निपट जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है यंग की द्विझिल्ली प्रयोग में प्राप्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 3। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो लिखते हैं प्रश्न 3 का हल। ये जो हमने प्रश्न लिया है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। ठीक है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है जिसका नाम है आपका तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो तरंग प्रकाशिकी जो चैप्टर है वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक लॉन्ग तो उससे फंसता ही फंसता, या तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मान लो, या आप सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मान लो, या हाइगेंस प्रिंसिपल्स मान लो। ठीक है, तो मतलब या तो एकल झिर्री द्वारा विवर्तन मान लो, या यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, या आपका हाइगेंस के सिद्धांत हो गए, या हाइगेंस के नियम से आपका अपवर्तन का नियम पूछ लेगा, है ना, या फिर हाइगेंस के सिद्धांत से आपका परावर्तन का नियम पूछ लेगा। कुछ ना कुछ इससे आता है और लॉन्ग में आता है। तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपका ये जो टॉपिक आपका वीक है तो हमने इसका 1 शॉट वीडियो भी बना रखा है, तो आप पूरा टॉपिक वहाँ से कवर कर सकते हैं। 1 शॉट वीडियो के अंतर्गत हमने पूरा उसमें कराया हुआ पूरा का पूरा आपको हाइगेंस के प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे और हाइगेंस के अनुप्रयोग मिल जाएंगे। और उसके बाद आपका जो भी आपका ये जो चैप्टर है 10th चैप्टर, उसके पूरे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ी हुई है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, तो सबसे पहले अपना यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे। तो ये है आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, और ये पर्दा मान लेते हैं कि ये आपका पर्दा L है। ठीक है, और ये एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट या एक वर्णी प्रकाश का स्रोत। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो अपने को 2 पर्दे और एक पर्दा और मिलेगा जिस पर 2 स्लेटें होंगी।
कुछ आपका वो पर्दा ऐसे होगा, अरे यार गंदा हो गया, इस तरह से। तो ये हो गया आपका एक पर्दा, और मेन पर्दा आपका यहीं से शुरू होगा। अब यहाँ से आपकी जो तरंगे हैं इस तरह से निकलेंगी, ठीक, खटाखट खटाखट खटाखट, तो यहाँ पर आएंगी, और यहाँ से फिर आपका क्या है, विवर्तन का प्रोसेस शुरू होगा, और जो आपका कुछ इस तरह से आपका सामने एक पर्दा लगा होगा, स्क्रीन बोलते हैं जैसे, और यहाँ से आप ऐसे डॉट 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 करके मिलाएंगे। तो ये स्लेटें हैं, स्लेटों के बीच की दूरी अपन मान लेते हैं कि भाई स्लेटों के बीच की दूरी आपकी छोटा डी है, कितनी, स्लेट से पर्दे की दूरी जो है आपकी वो कैपिटल डी है। क्या टहलते हुए जा रही है, ठीक है, क्लियर इतना। चलो अब अपन यहाँ से देखेंगे कि ये मान लो तो स्लेट का छेद S1 है, इस स्लेट का छेद S2 है। यहाँ से अगर हम देखें तो आपका जो है इस तरह से ये P पर मान लेते हैं कि मिल रहे हैं, ये भी आपका ऐसे इस तरह से, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये आप यहाँ से इसे ऐसे मिला सकते हैं, कहाँ गया आपका रेड पेन, नहीं रेड पेन का उपयोग आपको पेपर में नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे मिला सकते हैं, और आप यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये आपका कोण थीटा मान लेते हैं, बन गया भाई, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पथांतर निकालने के लिए अपन इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा S2, और ये मान लेते हैं भाई ये आपका पथांतर ड्रॉ हो गया S2। तो ये है, इसका नाम क्या दूं, इसका नाम ए दे देते हैं, ठीक है, ए, समझ में नहीं आ रहा, लो ए, ठीक है, क्लियर इतना। ये आपका O चल रहा है, और O पर आपका केंद्रीय ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी, तो O से P दूरी पर मान लेते हैं भाई ये आपका X चल रहा है, इतना क्लियर। तो ये जो प्रयोग किया वो किसने किया, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट जानकारी लिख के दिखाई दे रहा हूँ। तो ये प्रयोग हुआ आपका सन 1801 में, कब, सन 1801 में ये प्रयोग हुआ था। किसने किया था, तो जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था सर थॉमस यंग था, सर थॉमस यंग। इन्होंने प्रयोग किया, और इन्होंने क्या बताया था कि ये प्रयोग करके इन्होंने ये बताया कि भाई इसमें जो व्यतिकरण का जो पैटर्न है उन्होंने ये कायदे से प्रयोग करके दिखाया, और इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि भाई यहाँ पे उन्होंने एक पर्दा लिया L, एक M और एक N पर्दा लिया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि भाई L पर्दे पर अपन ने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट S रख दिया है, यानी अपन एक वर्णी प्रकाश स्रोत जो है अपना S रख दिया है अपन ने, और यहाँ से अपनी प्रकाश किरणें निकल रही हैं, और इस तरह से कहानी चल रही है। तो अब अपन को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसने बताई हुई थी, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चित्र समझ में आ गया, चित्र का बाद की यूज करेंगे, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, चित्र के बारे में, ठीक है। ठीक है। माना S एक रेखा छिद्र है, दिख रहा है, माना S एक रेखा छिद्र है जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से दीप्त है, जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से क्या है, दीप्त है। S1 व S2 एक दूसरे के समीप दो रेखा छिद्र हैं, S1 व S2 एक दूसरे के समीप दो रेखा छिद्र हैं, जो S से बराबर दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, क्लियर इतना। S से चलने वाली प्रकाश तरंगें
एस से चलने वाली प्रकाश तरंगें, एस से चलने वाली प्रकाश तरंगें S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। समान कला में पहुंचती हैं, समान कला में पहुंचती हैं। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे। नए S1 व S2 नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे। प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे चूंकि इनके बीच कलांतर नियत है। चूंकि इनके बीच कलांतर नियत है, अतः S1 व S2 कला संबंध स्रोत की तरह स्रोत की तरह कार्य करते हैं। कला संबद्ध होता है, संबद्ध, ठीक है, इसे काट के ही लिख दे रहा हूं, संबद्ध। ओके ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखेंगे S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं। S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं। S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं जो दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। जो दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं, ठीक है। माना स्लिटों के बीच की दूरी अर्थात S1 S2 जो है अपन ने D मान लिया, और स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D है, ठीक है। माना पर्दे पर स्थित किसी बिंदु P पर पर्दे पर स्थित किसी बिंदु P पर ब्राइट फ्रिंज बनती है। ब्राइट फ्रिंज मतलब दीप्त फ्रिंज बनती है। दीप्त फ्रिंज बनती है। माना कि द्विक रेखा S1 S2 का लंब लंब अर्धक S1 S2 का लंब अर्धक CO पर्दे पर बिंदु O पर मिलता है। O पर मिलता है, ठीक है।
तो OP बराबर आपका क्या है, x। तो वही हम कह रहे हैं कि CO जो है आपका ऊपर मिलता है और OP आपका क्या है, x है। ठीक है, तो अगर हम पथांतर देखते हैं कि भाई पथांतर कितना हुआ, तो पथांतर जो है वो आपका H2A आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पथांतर, यहाँ पे लिखेंगे S1 व S2 से चलने वाली तरंगे बिंदु P पर पहुंचने के लिए विभिन्न दूरियां S1P व S2P तय करती हैं। तो यहां पे लिखेंगे पथांतर H2A बराबर H2P माइनस S1P। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए अब देखो त्रिभुज S1 H2A व त्रिभुज PCO में देखो S1 H2A और त्रिभुज PCO, देखो ये कोण आपका थीटा है, तो ये भी आपका थीटा है, ये आपका 90 अंश है, तो ये आपका 90 अंश है। तो किसी दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, और अगर किन्हीं दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं आपस में, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज S1 H2A जो है अपना समरूप है त्रिभुज PCO के। इसका मतलब ये है कि इनकी जो संगत भुजाएं होंगी H2A बटे S1 H2 इक्वल टू OP बटे CP। ठीक है, H2A का आपका H2A रहेगा, S1 H2 की वैल्यू आपकी D है, OP की वैल्यू आपकी X है, और इसकी वैल्यू आपकी कैपिटल D। तो यहाँ से आपका पथांतर जिसका नाम आपका H2A था वो निकल के आ गया X छोटा d बटे बड़ा D। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है प्राप्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो फ्रिंज चौड़ाई निकालनी अपने को दीप्त और अदीप्त वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ, हेडिंग डालते हैं दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। तो दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां अगर हम देखें तो वो आपका आ जाएगा प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होती है जहां व्यतिकरण वाले तरंगिकाओं के बीच पथांतर जीरो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होता है ना। यानी इसका मतलब m लैम्डा होता है। m आपका 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका पथांतरी है, तो आपको m लैम्डा लिखना है। तो ये जाएगा एक्स डी बटे बड़ा डी, आपकी एम वी स्थिति है ये। ठीक है, तो एक्स एम लिख लिया अपन ने। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक्स एम देखें तो हो जाएगा आपका एम लैम्डा बड़ा डी बटे छोटा डी। तो ये है आपकी एम वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति।
ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालते हैं? एमवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति और M+1V दीप्त फ्रिंज की स्थिति, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो आपका फ्रिंज चौड़ाई होता है। यहाँ पर लिखेंगे M+1V दीप्त फ्रिंज की स्थिति, इसके लिए क्या हो जाएगा? M+1 हो गया। अब हम फ्रिंज चौड़ाई के बारे में चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए फ्रिंज चौड़ाई। दीप्त वाले की है तो लिखेंगे M+1V दीप्त फ्रिंज की स्थिति माइनस MV दीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो M+1V की क्या हो? M+1 लैम्डा डी बटे डी, ये हो जाएगा M लैम्डा डी बटे डी। लैम्डा डी बटे डी आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? M+1, यहाँ बचा M, काटो इसे तो जाएगा लैम्डा डी बटे डी। तो ये आ गया आपका दीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, ऐसे अपन को अदीप्त फ्रिंजों के लिए निकालना है, क्योंकि उसने दोनों के लिए पूछा है, दीप्त और अदीप्त। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति। तो अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति। तो अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा? तो प्रकाश की तीव्रता जिन स्थानों पर न्यूनतम होती है, प्रकाश की तीव्रता जिन स्थानों पर न्यूनतम होती है वहां अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब लिखेंगे अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति। तो इसके लिए अगर हम देखें तो वहां पर आपका पथांतर जो है वो कितना होना चाहिए? λ/2 का विषम गुणक। तो λ/2, 3λ/2, 5λ/2, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 2m-1 λ/2 xm d बटे टी। तो अगर हम xm निकालें तो 2m-1 लैम्डा कैपिटल डी बटे छोटा डी। तो ये है आपकी एमवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। क्या है ये आपकी? तो एमवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अगर हम M+1V अदीप्त फ्रिंज की स्थिति देखें तो जहां जहां M लिखा है वहां वहां अपने को M+1 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2m+1 -1 बटे डी लैम्डा डी। तो हो जाएगा आपका 2m+1 लैम्डा डी बटे डी। ठीक है, अब हम यहां पर देखें कि फ्रिंज चौड़ाई, कहानी वही है कि M+1V अदीप्त फ्रिंज की स्थिति माइनस MV अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। यह है आपकी M+1V ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रिंज चौड़ाई। तो xm+1 तो हो जाएगा आपका 2m+1 बटे छोटा डी लैम्डा कैपिटल डी, और ये हो जाएगा आपका 2m-1, दो कहाँ गया नीचे से? ये दो आपका रहेगा, कहाँ चला गया था भाई? ये दो, ये दो, 2m-1 लैम्डा। तो यहाँ से आपका लैम्डा कैपिटल डी बटे 2d अपन ने यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो हो जाएगा आपका 2m+1 -2m+1, 2m से 2m कैंसिल,
तो जाएगा आपका लैम्डा डी इंटू 2/2D, 2 से 2 कट जाएगा, तो आया आपका लैम्डा d/d। ठीक है, तो सेम रहने वाला है फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इससे आपका तीसरा प्रश्न भी क्या हो जाता है, निपट जाता है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न निपटाने की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4, संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करिए। ठीक है, दूसरा लेंस समान फोकस दूरी वाला अवतल लेंस ले लिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, लेंस पर आपतित समांतर किरण पुंज द्वारा अंतिम प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बनता है। उपयुक्त किरण आरेख से लेंस की फोकस दूरी क्या करनी है, बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 4 को सॉल्व करते हैं। संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमित कीजिए। चलिए करते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है आपका दूसरा पार्ट करेंगे इसका। तो प्रश्न 4 हल। देखेंगे, संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंस उत्तल लेंस के संयोजन के लिए फोकस दूरी, ये डेरिवेशन है, उसके बाद फिर अगला पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, चलिए तो चित्र बनाते हैं, फिर करते हैं इसे। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन को दो पतले लेंस रखना है उत्तल वाले। तो ये आपका एक ये पतला लेंस हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, मान लेते हैं ये L1 आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, और एक आपका ये दूसरा पतला उत्तल लेंस हो गया इस तरह से। मान लेते हैं ये आपका L2 लेंस है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी बढ़िया दौड़ते हुए ऐसे। देखो, इसे जाना था आपका ऐसे, अगर ये लेंस ना होता तो ऐसी जाती, लेकिन ये लेंस है, तो इस लेंस के कारण ये क्या हो गई, मुड़ गई यहाँ पे, और अब ये आपका जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा आपका आई। मान लेते हैं यहाँ पर आपका आभासी आई डैश बन रहा है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। ये मान लेते हैं इसकी दूरी v है, ये इसकी दूरी आप क्या मान लीजिए v डैश, ये आप इसे मान लीजिए कि आपकी दूरी u है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका पूरा सिस्टम, और अब अपन इसे लिखेंगे। लिखते हैं माना दो पतले लेंस L1 तथा L2 माना दो पतले लेंस L1 व L2 कैसे, उत्तल लेंस। ठीक है, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है। ठीक है, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरी f1 व f2 है। फोकस दूरी f1 व f2 है, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं।
वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, ठीक है। तो वायु में एक दूसरे के संपर्क में क्या है, रखे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, क्लियर। एक बिंदु वस्तु O एक बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाएगा, एक बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाएगा कौन, L1। L1 I डैश पर बनाएगा यदि L2 ना हो तो। यही कहानी है ना, अगर L2 ना होता तो ये जो है प्रतिबिंब I डैश पर बनाता, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं यदि I डैश की L1 से दूरी V डैश है तो क्या होगा कि 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F1। समीकरण आप इसे 1 मान सकते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब आपका I डैश है, ये लेंस दूसरे के लिए एक वस्तु की तरह कार्य करेगा, तो उसके लिए देख लेते हैं। लिखते हैं प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए एक प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए एक आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा, ठीक है। और जिसका वो इमेज बनाएगा कहाँ पे, I पर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अतः लेंस L2 के लिए ये हो जाएगा आपका 1/V डैश F2। समीकरण आप दूसरा मान सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 वो हो गया ऊपर वाला, समीकरण 2 आपका ये नीचे वाला हो गया। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/V डैश 1/U 1/V माइनस 1/V डैश बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो आप देखेंगे कि इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा आपका 1/U, ये हो जाएगा आपका 1/V 1/F1 1/F2, ठीक है। समझिएगा बात को। अगर हम इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसे लेंस का प्रयोग करें कि जिसकी जो आपका U पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V पर बनाए और उसकी फोकस दूरी F मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि हम इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसे लेंस का प्रयोग करें जो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाता है तथा जिसकी फोकस दूरी F है, तो 1/F बराबर हो जाएगा आपका 1/V माइनस 1/U, और यही चीज़ आपकी 1/F1 प्लस 1/F2 के बराबर है। तो ये आ गया आपका 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। अब वो कह रहा है आपसे कि अगर आपका एक उत्तल, दोनों उत्तल ना होकर एक आपका अवतल हो, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि दूसरा लेंस अवतल है तो क्या होगा। तो F2 की जगह आपको रखना है माइनस F2 बस। तो 1/F1 माइनस 1/F2 बराबर 1/F। खत्म कहानी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर अग्र अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। केवल प्रभाव पूछ रहा है। और संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपट आरेख बनाइए और दिष्टकारी की कार्यविधि का उल्लेख करना है, ठीक है। तो प्रश्न 5 का हल।
प्रश्न 5 हल। ठीक है, तो हमें बताना है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत पर एवं विभव प्राचीर पर अग्र अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अग्र अभिनति पर क्या प्रभाव पड़ता है अवक्षय परत का। तो देखिएगा, जब से हमारा पीएन संधि डायोड, जैसे मान लो ये अपना पीएन संधि डायोड अगर मैं यहाँ पे बना दूं, कुछ इस तरह से बनता है, आप जानते भी हैं। और अग्र अभिनति का करने का मतलब कि पी टाइप वाला जो है आपका, ये आपका पी टाइप वाला रीजन है और ये आपका एन टाइप वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं काले रंग से आपके होल बनाए दे रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, और लाल रंग से अपन इलेक्ट्रॉन बनाए ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ आ गए हैं, है ना, और यहाँ पर ये आ गए। ठीक है, होता क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो डिप्लीशन लेयर है ना, इस तरह से, जैसे आप अवक्षय परत बोलते हैं। ठीक है, ये अपन ने बैटरी लगा दी। जिसे आप डिप्लीशन लेयर या जिसे आप अवक्षय परत बोलते हैं, उसकी चौड़ाई आपकी घट जाती है और यहाँ पर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लाल रंग वाले, और यहाँ आ जाएंगे आपके कोटर। कोटर मतलब ब्लैक कलर वाले। ठीक है, ये आप कैसे गति करेंगे, ऐसे खटाखट। ठीक है, और ये यहाँ की तरफ आने की प्रयास करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये है आपकी अवक्षय परत। यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, लाल रंग जो है आपका इलेक्ट्रॉन है और आपके काले रंग वाले क्या हैं, आपके कोटर है। ठीक है, क्लियर इतना। हाँ, तो जो पीएन संधि डायोड है उसमें होता क्या है कि आपका ये पी टाइप वाला व्यक्ति है, ये आपका एन टाइप वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो वो केवल इतना ही पूछ रहा है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर अग्र अभिनति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इतना ही पूछ रहा है ना। तो विभव प्राचीर और अग्र अभिनति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है पीएन संधि डायोड का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पीएन संधि डायोड के दोनों ओर की वह परत, के दोनों ओर की वह परत जिसमें दाता मतलब इलेक्ट्रॉन व ग्राही आयन उदासीन हो जाते हैं। प्रश्न बहुत बार आ चुका है पेपर में, ये आ जाता है कि अवक्षय परत में कौन कौन होता है। तो अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं, क्योंकि ये दोनों उदासीन होकर बढ़िया सी लेयर बना लेते हैं। उदासीन हो जाते हैं अर्थात जिसमें कोई चलनशील आवेशवाहक नहीं होता, उस परत को अवक्षय परत कहते हैं तथा पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति में अवक्षय परत का चौड़ाई घट जाती है। ठीक है,
तो अग्र अभिनति में जैसे होता है तो अवक्षय पृष्ठ की चौड़ाई क्या हो जाती है आपकी, घट जाएगी। इतना क्लियर? कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। तो ये अवक्षय पृष्ठ की चौड़ाई इसमें क्या हो जाती है, घट जाती है। अब विभव प्राचीर क्या है कि इनके बीच जो आपका विभव उत्पन्न होता है दैट इज कॉल्ड विभव प्राचीर, ठीक है ना। तो इनके बीच जो है आपका विभव उत्पन्न होता है वो क्या है आपका, विभव प्राचीर कहलाती है। तो विभव प्राचीर क्या हो जाता है, वो भी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अवक्षय पृष्ठ क्या हो जाती है, वो भी घट जाती है। क्लियर इतना? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो है आपका पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख बनाना है। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ बनाना है और उसकी क्रियाविधि को उल्लेख करना है। तो चलिए मैं आपको इसे बना के समझा के अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो है आपका ये वाला पोर्शन का सॉल्यूशन है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ का आरेख बनाइए और दिष्टकारी परिपथ की क्रियाविधि का उल्लेख करिए संक्षेप में। तो देखिएगा, तो ये आपका पीएन संधि डायोड का पूर्ण दिष्टकारी परिपथ है। अच्छे से समझिएगा बात को, पूरी कहानी अच्छे से समझाई जाएगी और लिखवाई भी जाएगी। देखिएगा क्या होना है कि यहाँ पर आपका एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, और कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ये होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका काम ये होता है कि भाई यहाँ से आपका एक ट्रांसफार्मर लगा होगा और यहाँ पे अपने दो ठों क्या है कि जंक्शन डायोड लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपका एक पीएन संधि डायोड ये है, एक पीएन संधि डायोड ये है। अब जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर का सिंबल है, तो यहाँ पर देखेंगे ये प्राथमिक कुंडली है, ये आपकी द्वितीयक कुंडली है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वो एसी पे काम करता है, अल्टरनेट करंट पर, है ना। तो अब उसकी क्या है, दिशा विशा बदलती रहती है ना। तो अब देखो क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये जो आपका टी सिरा है इसके सापेक्ष ये वाला धनात्मक है, ये वाला ऋणात्मक है थोड़ी देर के लिए। तो जब ये धनात्मक होगा ये ऋणात्मक होगा, समझना बात अच्छे से, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। जब ये वाला धनात्मक होगा तो ये पीएन संधि डायोड हो गया अग्र अभिनति में, क्योंकि पी पॉजिटिव से जुड़ा है, और ये ऋणात्मक होने के कारण ये जुड़ा है नेगेटिव से, समझना बात आप। तो ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में जुड़ा होने के कारण यहाँ से धारा होगी आपकी प्रवाहित। तो जैसे ही यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या है, परिपथ में धारा बहेगी, तो अपने को धारा मिल गई इस तरह से, सॉरी ये वाला। फिर क्या है, अब अगला अर्धचक्र जैसे ही आएगा, ये तो हो गई यहाँ तक की कहानी, तो यहाँ तक तो आपकी धारा ऐसी बही। अब अगला जब अर्धचक्र आएगा तो वो धारा का मान बदल गया। अब धारा का मान बदलने के कारण यहाँ पर जो है ये वाला सिरा भी अपना पॉजिटिव था, अब ये सिरा कैसे हो जाएगा नेगेटिव, और ये सिरा कैसे हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो गया पश्च अभिनति में, तो पश्च अभिनति जो है करंट जो है बहुत कम फ्लो कराती है, लगभग शून्य के बराबर, तो उसका कोई वैल्यू नहीं मानेंगे अपन। यहाँ पर इसे देखेंगे, ये आपका अग्र अभिनति में हो जाने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव से जुड़ा तो ये अग्र अभिनति में हो जाएगा। तो अग्र अभिनति में हो जाने के कारण ये आपका इस तरह से धारा को प्रवाह करेगा, तो यहाँ से आपको निर्गत वोल्टेज मिल जाएगा। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी अपन दो इस तरह से संधि डायोड लेते हैं और दोनों का आप अपन क्या करते हैं, तो इस तरह से आप चित्र देख लीजिए, चित्र आप बना लीजिए। बन गया? चलिए आगे चलते हैं। इसकी क्रियाविधि के लिए देखते हैं। तो क्रियाविधि आप देखिएगा, तो पूर्ण तरंग दिष्टकरण में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान क्या होता है, अपनी निवेशी धारा प्राप्त होती है। तो वही अपने ने पहले बताया कि भाई पहले अर्धचक्र के दौरान क्या होगा कि आपका S1 पॉजिटिव होगा, S2 नेगेटिव होगा। जब S1 पॉजिटिव होगा तो उसके जो आपके फलस्वरूप जो D1 है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अग्रदिशक होगा। जब वो अग्रदिशक होगा D1, तो वो अग्रदिशक होने के कारण वो धारा को प्रवाहित करने देगा। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकरण में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान एक निवेशी धारा प्राप्त होती है। इसमें दो संधि डायोड इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि एक डायोड के आधे चक्र का तथा दूसरे डायोड दूसरे आधे चक्र का दिष्टकरण करता है। तो वही कहानी अपन ने अभी चर्चा की कि एक डायोड आपका आगे वाले को प्रदर्शित करता है, दूसरा आपको अगले अर्धचक्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान, इट मीन्स देखो प्रथम में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लेना है। जब ये पॉजिटिव है तो ये आपका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कह सकते हैं अपन कि ये पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये आपका अग्र अभिनति पे प्रदर्शित करता है। तो जब ये आपका अग्र अभिनति पे है तो क्या होगा कि ये धारा को प्रवाहित हो जाने देगा और ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। तो वही चीज़ है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम अर्धचक्र के दौरान और कहाँ गया,
तो प्रथम अर्धचक्र के दौरान तथा दूसरा डायोड दूसरे अर्धचक्र के दौरान धारा का दिष्टकरण करता है। ये धारा का क्या करता है? दिष्टकरण करता है। अब हम बात करते हैं कार्यप्रणाली की। तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को हम प्रथम अर्धचक्र के दौरान द्वितीयक का सिरा S1 जो है आपका टर्मिनल T के सापेक्ष धनात्मक रखते हैं तथा सिरा S2 ऋणात्मक रखते हैं। वही चीज़ है, देखो अपन ने क्या किया कि ये धनात्मक रखना है प्रथम अर्धचक्र के दौरान, ये ऋणात्मक रखना है। जब आप इसे धनात्मक रखेंगे तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस में। जब ये फॉरवर्ड बायस या अग्रदिशक होगा तो इससे धारा प्रवाहित होने लगेगी। जब ये अग्रदिशक नहीं होगा, ये वाला नीचे वाला, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन देखो इसमें तो हो रही है, तो ये क्या है कि इसे वोल्टेज देगा, ठीक है, धारा प्रवाहित इसमें हो रही है, तो लोड में धारा प्रवाहित होगी। इस चीज़ से अपन यहाँ पे लिखना है। तो इस स्थिति में डायोड D1 अग्रदिशक है तथा डायोड D2 पश्च दिशक है। स्पष्ट है कि डायोड D1 धारा प्रवाह होने देता है, डायोड D2 धारा प्रवाह नहीं होने देता। अतः धारा डायोड D1 और लोड RL द्वितीयक के अर्धभाग के तीरों द्वारा क्या की गई, दर्शाई गई है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरे अर्धचक्र के दौरान जो है आपका जो सिरा S1 है वो टर्मिनल T के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो S2 धनात्मक हो जाएगा। तो डायोड D1 पश्च दिशक है और डायोड D2 क्या हो जाएगा, अग्रदिशक। तो डायोड D2 अग्रदिशक है तो D2 आपका धारा प्रवाहित होने देगा, D1 धारा प्रवाहित नहीं होने जाएगा। जब ये धारा प्रवाहित होने देगा तो फिर उसमें क्या हो जाएगा कि धारा फ्लो होने के कारण ये फिर से आपका क्या करेगा कि हमने इसे क्या है कि डॉटेड एरो की दिशा से अपन ने दिखा दिया। तो इस प्रकार से बारी बारी से ये दोनों लोग क्या है कि धारा का दिष्टकरण करते हैं। तो इस प्रकार से निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान लोड RL में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो धारा है इस तरह से दिष्टकरित होती है। क्लियर हुआ इतना? क्लियर ना? तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 की बात आती है। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या है, तो पढ़ेगा बोहर के परमाणु के प्रारूपों के अभिग्रहितों को लिखिए। वाह कितनी अच्छी हिंदी है, ठीक है। तो बोर की संकल्पनाएं लिखनी है, ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु के बोर की त्रिज्या के लिए सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर की परिकल्पनाएं लिखते हैं और हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की कक्षा की त्रिज्या निकालते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था एटम, ठीक है। तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो ये एटम चैप्टर है या क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 12 है, इसमें दो ही थ्योरीज हैं, एक रदरफोर्ड की थ्योरी है और एक बोहर की थ्योरी है। और दोनों में आपका मज़ा आ जाने वाला है कि दोनों में ही आपको क्या है कि आसान थ्योरी है और बड़े ही आराम से बहुत ही ज़्यादा नंबर देने वाले लोग हैं ये दोनों, ठीक है। तो 8 से 10 नंबर का चैप्टर हर साल आता है, तो आप इसे देख सकते हैं। और इसका हम लोगों ने 1 शॉट वीडियो भी बना रखा है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में तो सभी वीडियो पड़े हुए हैं, तो अगर आपका ये टॉपिक कमज़ोर है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बोर की परमाणु मॉडल के जो प्रारूप के अभिग्रहित हैं, है ना। तो बोहर के परमाणु मॉडल की संकल्पनाएं लिखें कुल मिला के। चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं। क्या डालें? बोर का परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल की अभिग्रहित, है ना, संकल्पनाएं लिख लो, है ना, संकल्पनाएं एक ही बातें हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स। फिर कहानी वहानी लिखने का अपने पास टाइम नहीं है। कहानी अपन क्या लिखें कि सन 1913 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील्स बोर। उन्होंने रदरफोर्ड के सिद्धांत को गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि भाई ये जो है आपका प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपनी मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसने आपका रदरफोर्ड की मॉडल की जो कमियां थी कि परमाणु के स्थायित्व की वो व्याख्या नहीं कर पाया था, है ना। तो इन सबको उसने दूर करके बताया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए पहले से, लिख लेते हैं। सन 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर क्वांटम सिद्धांत को लगाकर रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया।
दूर किया। उन्होंने 3 नई परिकल्पनाएं दी। इसके लिए ठीक, तो पहली संकल्पना क्या है कि उसने, रदरफोर्ड ने बताया चक्करदार घूमते हैं, उसने कहा नहीं, सब में नहीं घूमते, केवल वो विशेष लोगों पे घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? जिनका कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणक के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग जिनका कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है। H/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहां H प्लैंक नियतांक, ठीक है। H की वैल्यू अपन जानते हैं 6.623 × 10⁻³ जूल सेकेंड। हाँ, इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा MVR NH/2π। N आपका 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि ये जो घूमता है जहाँ पर, उन कक्षाओं को बोलते हैं हम स्थायी कक्षा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में घूमता है, जिन्हें हम स्थायी कक्षा कहते हैं। क्या बताया? इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षा में घूमते हैं। कहाँ? निश्चित कक्षा में, और उस कक्षा को अपन क्या कहते हैं? स्थायी कक्षा। ओके, ठीक। अब क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट कि अगर स्थायी कक्षा में टहल रहा है तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हुए। क्या लिखेंगे? स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। उत्सर्जन नहीं करते हैं, यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी कहानी, तीसरा पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर तीसरा। ठीक है, क्या है कि जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर
अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ठीक है, और एक बात और, उत्तेजित अवस्था में जो परमाणु है वो केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तेजित आठ सेकंड तक ही रहता है। ठीक है, और वहां ठहरकर तुरंत नीचे की कक्षा में वापस लौट आता है। लौट आता है। ठीक है, इतना क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो वहाँ छोड़कर तुरंत वो नीचे की कक्षा में लौट आता है। ठीक है, और जब वो लौटेगा तो अपनी ऊर्जा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वापस उत्सर्जित करता है। यहाँ पे लिखेंगे और लौटते समय अपनी ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, अगर हम देखें उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर E2 माइनस E1/h। तो ये तो हो गई उसकी परिकल्पना है बेचारे की। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र निकालना है। तो यहां पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर कक्षा की, तो हाइड्रोजन एटम के लिए त्रिज्या का सूत्र। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखो, मान लेते हैं, मान लो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है तो इस तरह से उसका जो आपका हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए अगर हम देखें तो उसके लिए आपका परमाणु जो है क्रमांक, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन सदिश, हाइड्रोजन जैसा मान लेते हैं या हाइड्रोजन ले लेते हैं, जो भी आपको लेना हो। ठीक है, तो उसने हाइड्रोजन का है तो अपन हाइड्रोजन ले लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका एटम जो है, मान लेते हैं कि कोई आपका हाइड्रोजन परमाणु है और ये आपका Ze है उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर अपन देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से आपका चल रहा है, चक्कर काट रहा है ऐसे, और ये आपकी जो त्रिज्या है वो आपकी R है। ठीक है, और V वेग से आपका इलेक्ट्रॉन बढ़िया तरीके से चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन सदृश एटम, जैसे मान लो हाइड्रोजन सदृश एटम आ गया है ना, तो उसके लिए Z की वैल्यू 1 रख देनी है, कुछ नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 रख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में घूमता है। स्थायी कक्षा में घूमता है। ठीक है,
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर लेते हैं। माना इलेक्ट्रॉन के आवेश, द्रव्यमान तथा वेग क्रमशः ई, एम तथा वी हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा आपको? वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के लिए जेड तो आपका एक रहेगा, यहाँ पे आप देखेंगे अभिकेंद्र बल और वैद्युत आकर्षण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बटे आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल। अगर हम यहाँ से देखें तो एम वी स्क्वायर आ गया आपका, जेड तो है ही नहीं है, तो ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, क्लियर इतना? यहाँ पे लिखेंगे बोर की प्रथम परिकल्पना के अनुसार तो एम वी आर बराबर NH/2 पाई ये होता है अपना। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। ये समीकरण आप 1 मान लीजिए, ये समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब देखिए, जब आप इन दोनों को इस तरह से करेंगे तो आप इसमें भाग देंगे, तो जब इसमें आप भाग देंगे किसमें, एम वी स्क्वायर में इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम वी स्क्वायर बराबर ये लिखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर, इसे लिखेंगे ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से एम से एक एम कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया पूरा, यहाँ बचा एम आर स्क्वायर बराबर, तो 4 से 4 कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, तो यहाँ आप देखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर है ना बटे पाई ई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई ई स्क्वायर। अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर निकालें तो हो जाएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर बटे पाई एम ई स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो आपकी त्रिज्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम ई स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या। चलिए अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही बल, जो आपका धारावाही लूप है और धारावाही कुंडली आप कह सकते हैं, उस पर बल आघूर्ण का व्यंजक। तो अपना बल आघूर्ण क्या आता है धारावाही कुंडली पर, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये मान लेते हैं कि आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र एक समान, अच्छे से देख लेते हैं इसे आप। तो ये मान लेते हैं कि आपका कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B इस तरह से, ठीक है, और इस पर कोई कुंडली लटकी हुई है ABCD। ठीक है, तो ये आपका कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, इस पर एक कुंडली ABCD लटकी हुई है। ठीक है, इतना क्लियर? हमने इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया और हम इसे क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हैं। जब अपन इसे घुमा रहे हैं इसे, तो इस पर क्या है कि धारा इस तरह से बह रही है और ये जो धारा बह रही है इस पर बह रही है, मान लेते हैं क्लॉकवाइज, इसमें धारा I बह रही है। ठीक है, तो मानेंगे कि ये जो कुंडली है इसकी लंबाई जो है आपकी L है और इसकी जो चौड़ाई है, यानी आपकी कह सकते हैं कि जो इसकी चौड़ाई है वो आपकी क्या है B है। अब हम क्या करेंगे कि इस ये पर्टिकुलर आपका एक समान धारावाही चालक की तरह काम करेगा, ये एक समान धारावाही चालक की तरह काम करेगा, ये एक समान धारावाही चालक की काम करेगा, ये एक समान धारावाही चालक की तरह काम करेगा। कुछ चीज़ें समझिएगा बात को। देखिए, ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है F3 और F4 आपका नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन इन दोनों की क्रिया रेखाएं समान होने के कारण F3 और F4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा क्या,
F1 आपका इस तरफ काम कर रहा है नीचे की तरफ और F2 आपका ऊपर की तरफ काम कर रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से आप इसका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप जानते हैं कि इस तरह से होता है, और आपको बायां हाथ लेना है, बाएं हाथ का अंगूठा लेना है, ये तर्जनी लेनी है, ये मध्यमा लेना है। फिर क्या है, ये आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा था वो कि अगर आपकी ये जो उंगली है तर्जनी, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और ये वाले भाई साहब जो हैं आपके फोर्स को रिप्रेजेंट करें और ये आपको धारा को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो उसने कहा धारा आपके ऐसे बह रही है, तो धारा को आप ऐसे बहाइए। ठीक है, और ऐसे आप ऐसे रखिए, तो ए में कहाँ की तरफ काम कर रहा है, अंदर की तरफ, बी में कहाँ की तरफ काम करेगा, इस तरफ आगे की तरफ। तो ये और ये इन दोनों क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। देखना, ये दोनों क्रिया रेखाएं अलग होने के कारण ये दोनों क्या है, विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण बनाएंगे। तो ये और ये यानी F1 और F2 ये दोनों विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण बनाएंगे। तो वही चीज लिखी हुई है कि माना एक आयताकार लूप ABCD है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, लूप की लंबाई अपन ने L मान ली है तथा लूप की चौड़ाई अपनी B है। अब हम क्या है, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अब लूप में धारा अपन ने कैसी प्रवाहित की, क्लॉकवाइज प्रवाहित की। तो लूप की भुजा AB पर जो बल है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ लगेगा, वो मान लेते हैं कि F1 लगता है, वो आ जाएगा आपका BIL। अब लंबवत लगता है तो इसका मतलब थीटा आपका 90 डिग्री है, तो IBL साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा यानी साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगी F1 हो जाएगा IBL। ऐसे ही लूप की भुजा DC पर आपका एक बल F2 कार्य करता है, तो इसकी वैल्यू भी आपकी सेम, लेकिन ये बाहर की तरफ। अब F1 और F2 इन दोनों की क्रिया रेखाएं कैसी है, अलग अलग होने के कारण ये दोनों क्या है, एक विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण बनाएंगे। तो F1 और F2 विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण बनाते हैं, इसीलिए ये इनके मध्य जो काम करने वाला आपका एक बलयुग्म आघूर्ण काम करने लगेगा। तो बलयुग्म का आघूर्ण कैसे निकालते हैं कि इन दोनों में से कोई एक बल ले लो और उनके बीच की लंबवत दूरी ले लेते हैं, क्रिया रेखाओं के बीच के। चलिए उसे करते हैं। तो उसको समझने के लिए अपन ने इस तरह से एक डायग्राम बना रखा है कि देखिए, ये ऊपर की तरफ आपका F1 की बल कार्य कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ F2 बल कार्य कर रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक बल ले सकते हैं आप, कोई भी एक। तो मैंने ले लिया एक बल IBL। ठीक है, और इनके बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो इसकी क्रिया रेखा ऐसी है, इसकी क्रिया रेखा ऐसी है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली। तो मान लेते हैं आपकी B sin थीटा है, तो बल IBL और ये क्या हो गया B sin थीटा। तो IBL और B sin थीटा, तो L इंटू B क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल A, तो ये जाएगा आपका IBA sin थीटा। अब देखो, अगर मान लेते हैं लूप के स्थान पर जो है आपका N लूपों वाली कोई कुंडली होती तो उसका हो जाता है आपका टाउ बराबर NIAB sin थीटा। तो यही आपका यही आपका चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का क्या है, आपका व्यंजक है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, ये है आपका आखिरी प्रश्न कि किसी गोलीय पृष्ठ पर, अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है और सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न संख्या 8। लिखेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। सबसे पहले वही अपना चित्र बनाएंगे। ये आपका अवतल पृष्ठ है, गोलीय है। ठीक है, और यहाँ पे आपका इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट O रखा था और इससे चलने वाली आपकी प्रकाश किरण आपकी कुछ इस तरह से जाएगी। ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। ठीक है, और ये है आपका C। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे यहाँ पर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब। अब देखो, इसे जाना चाहिए ऐसे। अब जैसे ही ये क्या है कि विरल से सघन की तरफ जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, तो अभिलंब की तरफ मोड़ते हैं इसे, तो आपकी ऐसे जाएगी। अब ऐसे जाने के कारण इस पर ये क्या है कि जो ये चीज़ है आपकी ऐसे पीछे मुड़ के आएगी, और ये मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे फाइनल जो आपकी इमेज है वो आपकी यहाँ पे बनती है I पर। ठीक है, यहाँ पर आप इसे ऐसे करके ऐसे डॉट 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 करके मिला सकते हैं, और ये आपका M है, और इसे आप A नाम दे सकते हैं, और ये आप मान लीजिए कि अल्फा एंगल है, ये मान लीजिए आप बीटा एंगल है, और ये मान लीजिए आप गामा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब आपका ये था, तो इसके बीच बनने वाला कोण ये है आपका I। अपवर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच बनने वाला कोण ये R है, तो ये R है, तो आपका ये R हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? चलिए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ये आप मान लीजिए P है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे अपन लिख ले रहे हैं कि जो आपकी CP है इसकी वैल्यू कितनी है, R है।
अब देखो ये जो है आपका ऐसे ले रहे हैं, लेकिन अपन को जो भी दूरियां लेते हैं वो हमेशा कैसे लेते हैं, केंद्र से लेते हैं। तो केंद्र से लेने के कारण ये हो जाएगा आपका नेगेटिव में, तो CP हो जाएगा R। O से पोल से लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात आती है IP। तो IP तो ये भी आपको ऐसे लेना है, तो ये आपकी वस्तु इमेज की दूरी है, तो ये आपकी V है, तो हो जाएगी आपकी -V। और ये क्या है आपका OP, हो जाएगा आपका -U, ठीक है। ये मान लेते हैं S है, ये आपका S' है। ये मान लीजिए आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है, ठीक है। लिख लेते हैं, माना SP' एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, SP' एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 वाले विरल माध्यम को, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 वाले विरल माध्यम को, ये मान लेते हैं विरल माध्यम है आपका, ठीक है। इसका अपवर्तनांक जो है आपका वो मान ले रहे हैं n1, सघन माध्यम इसका अपवर्तनांक n2। विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 वाले सघन माध्यम में, सघन माध्यम में पृथक करता है। सघन माध्यम से आएगा, है ना, पृथक करता है, सघन माध्यम से पृथक करता है, ठीक है। और इसका जो आपका मुख्य अक्ष है वो आपका इस तरह से आपका एक मुख्य अक्ष है, ठीक है। और इसका जो वक्रता केंद्र है आपका C, और दर्पण इसका जो पृष्ठ का ध्रुव है वो आपका P है। यहाँ पे लिख सकते हैं इस पृष्ठ का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा वस्तु O पर स्थित है, ठीक है। और बिंदु वस्तु O का I पर प्रतिबिंब बनता है। मान लेते हैं बिंदु वस्तु O का I पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे माना आपतन कोण I है तथा अपवर्तन कोण R। इतना क्लियर? चलिए अब आप यहां पे देखेंगे कि ये जो गामा है वो अल्फा और I का बहिष्कोण है, और ये जो गामा है वो बीटा और R का भी बहिष्कोण है, ठीक है। आरी बात समझे, ये जो गामा है वो अल्फा और I का बहिष्कोण है, और ये जो गामा है वो बीटा और R का बहिष्कोण है। किसी त्रिभुज में जो बहिष्कोण की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है कि बहिष्कोण जो होता है एक्सटीरियर एंगल, वो जो बाकी दोनों फालतू के एंगल होते हैं ना उनके सम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज OAC में गामा बहिष्कोण है, तो जब ये गामा बहिष्कोण है OAC में, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस I बराबर गामा। समीकरण 1 मान लो, एक अभी नहीं मानो, बात के मान लेंगे। अल्फा बराबर गामा माइनस I, या I बराबर गामा माइनस अल्फा। तो ये अपन ने मान लिया समीकरण 1 चल रहा है, कोई दिक्कत यहां तक? अब लिखते हैं त्रिभुज ICA में। तो ICA में देखते हैं तो गामा यहां पे भी बहिष्कोण है, तो गामा बहिष्कोण है, तो यहां पर अपन लिखेंगे गामा बराबर बीटा प्लस R, और यहां से R देखा तो गामा माइनस बीटा। समीकरण आ गया आपका दूसरा। अब हम लगाएंगे स्नेल का नियम, तो यहां लिखेंगे स्नेल के नियम से। क्या था स्नेल का नियम? साइन I बटे साइन R बराबर
N2 बटे N1। तो यहाँ पर आया आपका N1 साइन I N2 साइन R। अब ये I और R ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे I व R बहुत छोटे हैं। दिस इम्प्लाइज साइन I जो है नियर अबाउट I के बराबर है और साइन R जो है आपका नियर अबाउट R के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे N1 I बराबर N2 R। I और R की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 व 2 से I और R का मान रखने पर। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से I व R का मान रखने पर। तो जब आप समीकरण 1 और 2 से I और R का मान रखेंगे तो N1 I का मान कितना है आपका गामा माइनस अल्फा, N2 R का मान कितना है गामा माइनस बीटा। ठीक है, इसे आप थोड़ा गुणा वुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका N1 गामा माइनस N1 अल्फा, N2 गामा माइनस N2 बीटा। थोड़ा और सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N1 गामा। गामा यहाँ से कॉमन लेंगे तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर गामा कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा आपका N2 माइनस N1। तो ये आपका समीकरण हो गया तीसरा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे चूंकि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, जब व्यास बहुत छोटा है तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे, और जब ये बहुत छोटे होंगे तो जो आपका अल्फा होगा नियर अबाउट 10 अल्फा के बराबर होगा, जो बीटा होगा वो नियर अबाउट 10 बीटा के बराबर होगा, और जो गामा होगा वो नियर अबाउट 10 गामा के बराबर होगा। तो जो आपका 10 अल्फा है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका AM बटे OM। 10 बीटा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका AM बटे IM, और 10 गामा देखें तो ये हो जाएगा आपका AM बटे CM। अब देखो, अब ये बहुत छोटा होने के कारण जो M है और P है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में होंगे, तो M को P से रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो AM बटे OP, AM बटे IP और AM बटे CP। वैल्यू रखिए तो AM की वैल्यू H बटे माइनस U, H बटे माइनस V, H बटे माइनस R। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा आपका N2 H बटे माइनस V, ये हो जाएगा N1 H बटे माइनस U, और यहाँ आ जाएगा आपका H बटे माइनस R, और ये हो जाएगा आपका N2 माइनस N1। यहाँ पर आप H का भाग दे सकते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में H का भाग देने पर, तो ये हो जाएगा आपका N2 बटे माइनस V, और ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा N1 बटे U, हो जाएगा आपका 1 बटे माइनस R, N2 माइनस N1। तो यहाँ से आप माइनस का भी डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका N2 बटे V माइनस N1 बटे U, N2 माइनस N1 बटे R। तो यह है आपका गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। अगर इसे सापेक्ष अपवर्तनांक के पद में देखें तो दोनों साइड N1 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पर, तो हो जाएगा आपका N2 बटे N1 ही बटे U बराबर N2 बटे N1 माइनस
N1/N1/R। अब N2/N1 ये हो जाएगा आपका दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं N2/N1 को 2N1, या आप इसे म्यू भी देख सकते हैं कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसे आप लिख सकते हैं μ/v 1/u म्यू माइनस 1/r। तो ये आपका गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। तो इसी से अपन ने क्या है कि 8 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 8 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन सभी क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए।